नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस में। दोस्तों, आज तारीख है 2 सितंबर 2022। दोस्तों, आज इस इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस में हम कुछ 4-5 करंट अफेयर्स बेसिकली देखेंगे। आज दोस्तों आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे और 2-3 एडिटोरियल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज दोस्तों एक्सप्लेन्ड आइडियाज़ वाले सेक्शन में भी आज मुझे कुछ खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा कि जो आपके यूज़ में आ सके, तो उसको भी यहाँ पे हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए अपने करंट अफेयर्स से शुरुआत करते हैं। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा इंटरनेशनल रेला में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखोगे कि IMF ने ओके कर दिया है श्रीलंका की जो क्राइसिस चल रही है 2.9 बिलियन लोन देने का। तो आप देखोगे कि इस लोन से श्रीलंका कुछ हद तक अपने डेप्ट रिकवरी कर पाएगा। और साथ ही दोस्तों, थोड़ा सा श्रीलंका के लिए ये IMF के ब्लूप्रिंट हैं जो दिए गए हैं कि देखिए, लिखी तो इसमें बहुत बातें हैं, पर जो एग्जाम के पॉइंट प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ना, प्रोस्पेक्टिव से जो क्रिस्प मटेरियल है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। कम मिनट में जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखोगे दोस्तों कि श्रीलंका का जो IMF ब्लूप्रिंट है ना, इसमें क्या है कि इन्होंने दिया है कि मेजर रिफॉर्म करिए आप अपने इनकम टैक्स और वैट में, और साथ ही आप जो है आप कॉस्ट रिकवरी करिए प्राइसेस फॉर फ्यूल एंड पावर में, और साथ ही आप क्या करिए कि मार्केट को रिस्टोर करिए फॉरेन एक्सचेंज रेट के लिए, और साथ ही बैंकिंग को कैपिटलाइज सिस्टम में लाइए और करप्शन को जो है ख़त्म करिए। देखिए दोस्तों, ऐसा क्या है ना कि थोड़ा कैपिटल क्या मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप इनको लाना पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों, अब यहाँ पे नहीं लिखा है, आगे के पेजेस पे लिखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही ये भी श्रीलंका की पहल की गई है कि सरकारी नौकरियाँ की जो रिटायरमेंट एज उनके यहाँ पे 65 और 62 है ना, गवर्नमेंट में 65 है और सेमी गवर्नमेंट में 62 है, उसको रिड्यूस करके 60 लाने की कोशिश की गई है। और साथ ही क्या कोशिश किया कि दोस्तों की 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं ना, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए ताकि इनकम टैक्स की वजह से वो आ पाएँ, उसके अंदर आ पाएँ। तो यही सारी बातें हैं। अब देखिए दोस्तों, ये लोन मिलने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा इकोनॉमिक पार्टनरशिप तो बढ़ ही जाएगी। और साथ ही आप देखोगे दोस्तों कि इस इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तहत जो थोड़ा बहुत हमारा जो पुराना प्लान था उस पे आगे हम चर्चा कर, मतलब त्रिवेणकोल जो ऑयल टैंक प्लान था, जो लगभग 35 साल पुराना हमारा प्लान है, जो ब्रिटिश के टाइम से बन रहा था, तो उसको यहाँ पे डेवलपमेंट की भी आगे बात है, वो नेक्स्ट पेज में है, तो उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसी पेज पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मतलब समझिए कि यहाँ पे मैरी रॉय की बात है। मैरी रॉय देखिए दोस्तों, कल एक्सपायर कर गई, इनकी डेथ हो गई। मैरी रॉय के बारे में बेसिकली क्या लिखा है कि हु गॉट द सीरियन वुमेन इक्वल राइट्स डाइज एट द 89। देखिए दोस्तों, क्या है कि ये बेसिकली त्रावणकोर और कोच्चि का जो पहले क्या कहते हैं, जो क्रिश्चियंस लॉ चलता था ना, वो क्रिश्चियंस लॉ के मुताबिक इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि शादी के बाद जो शादी के समय जो लड़की को मिल गया ना, वो मतलब ये समझिए कि इन द सेंस कि शादी के बाद लड़की जो है अपने पिता की संपत्ति में अपना हक नहीं जता सकती। तो यही थोड़ा सा कुछ इनके और इनके फैमिली के बीच के जो कंसिक्वेंस जो बातें थी ना, वो क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे प्रीलिम्स का फैक्ट बन सकती है, वो आगे के पेज पे है, तो डिस्कस करते हैं। तो आइए दोनों न्यूज़ को एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों आइए ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले श्रीलंका वाली बात को यहाँ पे देखते हैं। श्रीलंका वाली बात में आप देखोगे दोस्तों कि श्रीलंका को ये जो लोन मिला है, तो इस लोन के तहत क्या है कि श्रीलंका ने इंडिया का काफ़ी धन्यवादन किया। धन्यवादन इन द सेंस समझने की कोशिश करी कि जो श्रीलंका में क्राइसिस चल रही थी ना, जो हमने मानवतापूर्वक जो मदद की, फाइनेंशियल मदद की, दवाइयों की, सब चीज़ों की मदद की, जो बेसिक नीड थी वो हमने प्रोवाइड किया है ना। और साथ ही हमने ही इंकरेज किया कि आप IMF से लोन लेके अपने देश में थोड़ा सा इकोनॉमिक प्लान्स लाइए और रिकवरी करिए, डेप्ट से अपनी रिकवरी करिए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि एक म्यूचुअल एस्पेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी और देशों के साथ। तो इंडिया की यहाँ पे तारीफ़ करते हुए इन्होंने मतलब तारीफ़ भी की है। और साथ ही आप देखोगे दोस्तों कि तारीफ़ करने के साथ साथ बेसिकली क्या है कि अब देखिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मेंस में आप कोट कर सकते हो कि इस IMF के लोन के चलते इंडिया को क्या इजाफा हुआ, मतलब जो श्रीलंका के जो साथ हमारे नए बायलैटरल रिलेशनशिप्स बने, तो इसका IMF से क्या इम्पैक्ट पड़ा है। IMF के इम्पैक्ट से ये देखोगे कि करंट टाइम में क्या है कि श्रीलंका अब मेन फोकस कर रहा है अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर पर। अब इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इन द सेंस समझने की कोशिश करो कि ये इंडिया के साथ कनेक्टिविटी ग्रिड बनाने की यहाँ पे बात हो रही है। कनेक्टिविटी ग्रिड इन द सेंस समझने की कोशिश करी, न्यू पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा रन किए जाएंगे। तो आप देखोगे कि बेसिकली क्या है कि इस न्यू पावर प्लांट जो बनाया जा रहा था, जो पहले पब्लिक के हुए थे, तो अब इसको प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लाया जाएगा। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि थोड़ा सा ये कह सकते हो कि लिबराइज भी होंगे। लिबराइज इन द सेंस समझिए कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा ये एक्सपोर्ट भी करेंगे और इंपोर्ट तो करेंगे ही, मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी तो इंडिया के साथ ही अपनी एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी खरीदेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सपोर्ट भी करेंगे। जब और कंट्रीज़ को इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो कह सकते हो कि इट्स रियली कैटलिस्ट मूवमेंट। कैटलिस्ट मूवमेंट ये है कि इंडिया के लिए काफ़ी हद तक ये अच्छी बात है। अब दोस्तों, जो मेन हमारे मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बात है वो
बायलैटरल रिलेशंस में, अब मैं ये तो प्रीलियम का फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेंस में भी आप इसको कोट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पर जो प्रीलियम्स का मेंस का अब इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा ना, वो यहाँ पे ध्यान से देखना। Following the IMF package, Murgada identified power, oil and tourism as some of the areas where the structural reforms through the cooperations with India can help restore microeconomic stability. India, he said, can explore developing the port city of Trikolme as an energy hub. अब देखिए दोस्तों, किस IMF के पैकेज से श्रीलंका, ये जो कह सकते हो कि जो त्रिकोमले बेसिकली क्या है दोस्तों, डेवलपिंग द पोर्ट सिटी ऑफ द त्रिकोमले, ये एक टाइप का एनर्जी हब है, ऑयल टैंक हब है, ठीक है दोस्तों। अब इसके कंटेक्स्ट में जो ज़रूरी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, अब वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपके लिए नोट्स बना लिया है आपकी सहूलियत के लिए, आप चाहो तो इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, त्रिकोमले ऑयल टैंक्स फर्म्स के बारे में बेसिकली बताता है कि ये क्या है, कि ये जो टैंक्स थे वो बेसिकली ब्रिटिश ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बनाए गए थे। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि बेसिकली इनकी लोकेशन की बात करोगे तो ये चाइना बे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी इंटरनेशनल की डीप वाटर नेचुरल हार्बर ऑफ द त्रिकोम, मतलब ये है कि चाइना बे के पास एकदम ये पास पड़ते हैं। अब आप देखोगे कि एक तरीके का 1987 का इंडिया और श्रीलंका का एक 35 साल का जॉइंट एग्रीमेंट प्लान था डेवलपमेंट का। आप साथ ही देखोगे कि इट कंप्राइजेस द 99 स्टोरेज टैंक्स विद अ कैपेसिटी ऑफ 1200 किलोमीटर्स ईच स्प्रेड अक्रॉस लोअर टैंक्स फॉर्म्स एंड अपर टैंक्स फॉर्म्स। तो थोड़ा सा इसके कंटेक्स्ट में बॉडी में जो इंपॉर्टेंट है कि 99 स्टोरेज टैंक्स है जिसकी कैपेसिटी 12,000 किलोमीटर्स ईच, और स्प्लिट टैंक्स अपर एंड लोअर टैंक्स फॉर्म्स। अब देखिए दोस्तों, जो इसकी सिग्निफिकेंस डील की बात होती है, इसके डेवलपमेंट की डील की बात करते हैं कि इससे हमको क्या इजाफा है। अब इसके स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो इसका ये है कि इट वेल डेवलप्ड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी एंड रिफाइनरी एडजेसेंट टू द त्रिकोमली पोर्ट वुड हैव अ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द बोथ इंडिया एंड श्रीलंका। मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि इससे एक अच्छा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इंडिया के लिए और इसके लिए, ठीक है, श्रीलंका के लिए। तो अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब दोस्तों जो ऊपर की न्यूज़ थी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी ना, ये सीरियन क्रिश्चियन वाली, कि मैरी रॉय हु गॉट द सीरियन क्रिश्चियंस वुमेन इक्वल राइट्स डिनाइज 89। अब दोस्तों इनकी कल डेथ हो गई। अब दोस्तों इनकी डेथ के बीच की जो कहानी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक दो बातें हैं जो यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये मैरी रॉ के बारे में लिखा है कि बुकर प्राइज विनिंग ऑथर, ये देखिए ये प्रीलिम्स का फैक्ट है। बुकर प्राइज विनिंग ऑथर अरुंधति रॉय डाइड इन द कोटियम ऑन द थर्सडे, शी वॉज 89। तो बुकर प्राइज की जो विनिंग ऑथर थे अरुंधति रॉय, अब बेसिकली ये जो है नहीं रही, 89 में इनकी डेथ हो गई। अब आप देखोगे दोस्तों कि इनके थोड़ा जीवन के बारे में आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूँ, इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जब इनकी शादी हुई तो इनकी शादी के तहत क्या था कि जो सीरियन क्रिश्चियन जो लॉ चल रहा था ना, उस लॉ में ये बातें थी दोस्तों कि शादी के बाद जो पुत्र होगा ना, जो लड़का होगा, उसी के माता पिता की संपत्ति में हकदार होगा। लड़की को जो शादी के साथ धन दे के विदा कर दिया जाएगा, धन इन द सेंस स्त्री धन उसको कहा गया है यहाँ पे, स्त्री धन दे के जो विदा कर दिया जाएगा वही औरत के मरते दम तक रहेगा, मतलब ज़िंदगी भर रहेगा। अब स्त्री धन देखिए दोस्तों, कह सकते हो कि इन द सेंस जैसे आज आप दहेज देते हो ना, तो वो यहाँ पे बातें की गई हैं कि स्त्री धन जो दे दिया जाएगा ना वो होगा। अब देखिए दोस्तों, सवाल क्या आता है कि यहाँ पे दो बातें हैं। एक पहली बात, इन्होंने क्या किया कि जब होता है इनका इनके पति के साथ डिवोर्स हो जाता है, तो ये डिवोर्स होने के बाद आप देखोगे कि ये अपने फादर के बनाए हुए घर में ऊटी में जाती हैं। अब वहाँ इनकी मदर से इनके भाई का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, वो इनको रहने नहीं देते हैं, तब ये कोर्ट में जाती हैं। अब ये कोर्ट में जाती हैं तो कोर्ट में जाती हैं, वहाँ पे दो बातें हैं दोस्तों, एक त्रावणकोर सक्सेशन एक्ट 1916, अब कोचिन सक्सेशन एक्ट 1921। आप देखोगे दोस्तों कि ये दोनों एक्ट्स की यहाँ पे बात की जा रही है। ये दोनों एक्ट्स जो हैं बेसिकली क्या हैं कि मैरिज लॉ इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि अपने लॉ के तहत प्रैक्टिस इन द सेंस, जैसे हिंदू रिचुअल्स में आप जलाते हो, मुस्लिम रिचुअल्स में आप दफनाते हो, तो बेसिकली क्या है कि ये उन्हीं सक्सेशन स्टेट्स की रिचुअल्स की बात हो रही है। आप देखोगे कि जब 1948 में धीरे धीरे क्या होता है, आप देखोगे कि 1949 में, सॉरी दोस्तों मैंने 48 बोला, 1949 में 1949 में जब पार्लियामेंट क्या करती है कि लॉ ले आती है कि सारे स्टेट्स को एनेक्स करने की बात आ जाती है, तो उसके बाद 1951 के एनेक्सेशन के तहत आप देखोगे कि यहाँ पे ये बातें कही जाती हैं कि आपके जो पुराने रीति रिवाज थे, अगर
वो शेड्यूल्स में रखे जाते हैं, शेड्यूल्स के हिसाब से इन द सेंस समझने की कोशिश किया जाए कि उनको रिचुअल्स में रखा जाता है, लेकिन अगर वो किसी भी तरीके से इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि इक्वलिटी अगर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो स्टेट्स चाहे तो इस पर एक्शन लेके मामले को, उस लॉ को रिपील कर सकता है, दोबारा इंटैक्ट करके दोबारा बनाया जा सकता है। तो यही यहाँ पे बात थी, इनके राइट इक्वलिटी की यहाँ पे बात उठी कि इनको भी पुरुषों की तरह बाकायदे अपने पिता के लड़के की तरह पिता की संपत्ति में बराबर हकदार मिले। तो अब आप देखोगे कि दोस्तों सक्सेशन लॉ की मैंने यहाँ पे बता दिया, दो चीज़ें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, एक त्रावणकोर सक्सेशन एक्ट 1916, एक कोचीन सक्सेशन एक्ट, ठीक है, 1921। ये दोनों देखिए दोस्तों, प्रीलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखना, ठीक है। तो आप देखोगे कि लास्ट में क्या होता है कि ये केस जीत जाती हैं। 24 साल के संघर्ष के बाद 2010 में इनको एक हिस्टोरिक जीत मिलती है, ठीक है। क्या होता है कि कोर्ट जो है इक्वल इनको राइट देता है जो इनके भाई को मिला हुआ था प्रॉपर्टी में, ठीक है दोस्तों। अब आइए आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब दोस्तों ये जो दूसरी न्यूज़ है, ये आप देखोगे कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना बेगम जो हैं वो 5 अगस्त से 8 अगस्त तक उनका इंडिया का दौरा रहेगा। दौरा इन द सेंस आप देखोगे कि कोविड के बाद ये लगभग 3 साल बाद इंडिया आ रही हैं, और इनके इंडिया आने का जो मेन मोटिव है, आप देखोगे कि बांग्लादेश की लिबरेशन में जो अपने इंडियन सोल्जर्स 1971 की लड़ाई में शहीद हुए थे, उनको एक मुआजिब स्कॉलरशिप दिया जाएगा, उन मार्टियर्स को सम्मान दिया जाएगा। तो उस सम्मान की बातें यहाँ पे करने के लिए ये यहाँ पे आ रही हैं। इस कहानी को आप डिटेल में यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कि वाइल इन इंडिया हसीना इज expected to award the Mujib Scholarship, an initiative of the governments of Bangladesh to descendants of the 200 Indian force personals who were martyred and critically injured during the liberation war of Bangladesh in 1971। तो वही वाली बात है दोस्तों कि बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए जो अपनी इंडियन आर्मी शहीद हुई थी, उसको क्या है कि एक नया इनिशिएटिव है मुजिब स्कॉलरशिप, जिसके तहत बांग्लादेश जो है वो जो 200 इंडियन डिसेंडेंट्स पर्सनल आर्मी शहीद हुई थी, उनको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, जैसे बच्चे हो गए या कह सकते हो कि वो नाती पोते हो गए, उनको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब इससे क्या है कि दोनों देशों के बीच में एक कल्चर टाइज बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल जो है म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो आइए दोस्तों आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब दोस्तों आप देखोगे कि पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने विक्रांत को कमीशन दे दिया कि अब ये आईएनएस विक्रांत हो गया। जो इसका अनवील एजल डिज़ाइन है, जो इसका नेवल डिज़ाइन है, वो आज पब्लिकली हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आप देखोगे दोस्तों कि बेसिकली क्या है कि आज क्या होगा कि कह सकते हो कि द सेरेमनी एट द कोचिन शिपयार्ड इन द केरला कोची विल प्रिसाइडेड ओवर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कोचिन शिपयार्ड पे, केरला के कोची शिपयार्ड पे आप देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है इस सेरेमनी को प्रिसाइड करेंगे। और साथ ही आप देखोगे कि आज का 2 सितंबर कह सकते हो कि इट्स रियली रिमार्केबल डे फॉर आत्मनिर्भर। क्यों? क्योंकि हमने ये सेल्फ कैरियर बनाया। अच्छा दोस्तों, इस आईएनएस विक्रांत के बारे में अगर आपको एग्ज़ाम की बॉडी के कंटेक्स्ट में बात बताऊँ तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। विक्रांत के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। विक्रांत इज़ ऑल्सो नोन एज इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर फर्स्ट। ये पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है भारत का। आप देखोगे दोस्तों कि इट वाज जनरली डिज़ाइंड बाय वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो, ऑल्सो नोन एज डॉक्टरेट ऑफ द नेवल डिज़ाइन। मतलब इसको डिज़ाइन करने वाले जो हैं वो वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो है, जो कि बेसिकली कह सकते हो कि एक नेवी हाउस डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली क्या है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड सरकारी कंपनी जो होती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स और शिपिंग और वाटरवेज के तहत आती है। नाम याद रखना दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में बनेगा, ये इसको याद रखना। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। अब आप उसको देखोगे दोस्तों कि एयरक्राफ्ट कैरियर विच प्लेड अ वाइटल रोल इन 1971 वॉर वाज डिमोलिश्ड इन 1977 आफ्टर मोर देन द 35 ईयर इन द सर्विस। तो 35 साल के सर्विस के बाद जो एयरक्राफ्ट कैरियर 1971 की वार में एक वाइटल रोल किया था, उसको बाद में आप देखते हो कि 1997 में उसकी वीकनेस के चलते उसको डिमोलिश कर दिया जाता है। फिर बाद में देखोगे 35 साल के सर्विस के बाद डिमोलिश करने के बाद ये बेसिकली उसी के नाम पे ये जो आईएनएस विक्रांत है ना, ये पड़ा है। अब दोस्तों आप देखोगे कि ये जो नई शिप है, जो आईएनएस विक्रांत जो हमारा शिप है, इस पे क्या है कि आप देखोगे कि आज के दिन जो नेवी ने नया झंडा अडॉप्ट किया है ना, सेंट जॉर्ज क्रॉस। ये ध्यान रखना दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, द करेंट नेवी इन साइन कंसिस्ट ऑफ द सेंट जॉर्ज क्रॉस विथ वाइट बैकग्राउंड एंड ट्राई कलर इन इट्स कॉर्नर। तो आज ये जो नेवी का नया झंडा है वो भी यहाँ पे लगेगा इस विक्रांत पे। तो क्या है, सेंट जॉर्ज क्रॉस होगा जिसमें एक रेड क्रॉस होगा वाइट बैकग्राउंड के साथ, और उसके कॉर्नर में ट्राई कलर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, ये मैंने डिस्कस कर लिया। अब चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे एक न्यूज़ है, आप देखोगे कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर टीच पीजी कोर्स ऑन इंडियन एपिक्स वेदास फॉर दिस ईयर। इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज जो है उसने पोस्ट ग्रेजुएशन में 3 नए कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं, नए 3 कोर्सेज़ की शुरुआत की हैं। बेसिकली क्या है दोस्तों कि ये जो 3 नए कोर्सेज़ होंगे ये रामायण, महाभारत, वेदास और पुराण पे ही निर्भर करेंगे। आप देखोगे दोस्तों, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर दिया दोस्तों कि सेंटर ने क्या किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत मिलकर 11 4 नहीं मतलब ऑफरिंग 4 कोर्सेज 11 कोर्सेज़ का ऑफ़र किया है। उस 11 कोर्सेज़ के ऑफ़र में बेसिकली क्या है कि 4 नए कोर्सेज़ हैं और उन 4 नए कोर्सेज़ में एक हिंदू स्टडीज़, एक भारतीय जन परंपरा और तीसरा इंडियन लिटरेचर एंड चौथा म्यूज़ोलॉजी। देखिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम के प्रॉस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। मैंने हाईलाइट कर दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। तो आप देखोगे दोस्तों, अब थोड़ा सा इन चारों सब्जेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। ये जो 4 नए कोर्स हैं ना, इनके बारे में देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पे लिखा है हिंदू स्टडीज़ के बारे में। हिंदू स्टडीज़ के बारे में बेसिकली क्या है दोस्तों कि आप देखोगे कि हिंदू स्टडीज़ के ऑलरेडी जो हैं वो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बीएचयू में हिंदू स्टडीज़ की पढ़ाई होती है, आईआईटी खड़गपुर में पढ़ाई होती है और आप देखोगे कि कई सारे ऐसे फुल फ्लेज मास्टर कोर्स भी हैं जहां रामायण और महाभारत और वैदिक पुराण के साथ ही इंडियन फिलॉसफी के साथ ही कोर्सेज इन जगह इंस्टीट्यूशंस पे ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। इस कोर्स कंटेंट्स की हमने बात कर ली कि बेसिकली क्या है कि ये महाभारत, रामायण और वैदिक पुराण मतलब इंडियन फिलॉसफी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, हिंदू स्टडीज़ में। अब दोस्तों हम भारतीय गण परंपरा के बारे में देखेंगे। भारतीय गण परंपरा का जो कोर्स का कंटेक्स है इसका क्या है कि इसका है कि टू अंडरस्टैंड द आइडियाज़ ऑफ इंडिया। हिंदू ट्रेडिशंस के साथ साथ आप देखोगे, मतलब ये है इस कंटेक्स में कि आप हिंदुस्तान के आइडियाज़, हिंदू कंटेक्स के आइडियाज़ के साथ आप देखोगे कि बुद्धिस्ट और जैन और सिख की स्टडीज़ भी यहाँ पे की जाएगी। साथ ही आप देखोगे कि इस कोर्स के तहत ये किया गया है कि स्टूडेंट्स को कृष्ण, बुद्ध, महावीर, पतंजलि, कबीर, अरविंदो और नानक की टीचिंग से फैमिलियर किया जाए। मतलब नो यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज़ टीचिंग सच अ कोर्स। इस तरीके से ये कहना है कि ये कोर्स के लॉन्च करते कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जो इस टाइप का कोर्स ले आएगी। हम पुराने पास्ट से, अपने एंशिएंट कोर्स से, अपने एंशिएंट की नींव जो हमारी है, जो आज का जो हमारा मॉडर्न विज्ञान है ना दोस्तों, वो इन्हीं पे टिपा है। इतना याद रखना कि हर चीज़ का जवाब हमारे वेदों में है, ठीक है। तो यही कुछ है कि यूनिवर्स को बताने के लिए कि हमने एंशिएंट को भले कुछ हद तक अब पीछे छोड़ दिया, लेकिन अब हम धीरे धीरे उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं ताकि हम और एडवांस अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, हमारे भविष्य के जवाब ना हमारे अतीत में छुपे हैं, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। अब तीसरे कोर्स के बारे में देखेंगे दोस्तों कि द थर्ड न्यू कोर्स फोकस इंडियन लिटरेचर इन एंशिएंट लैंग्वेज। 2 कोर्स डिस्कस कर लिए, तीसरा कोर्स जो है वो थर्ड न्यू कोर्स है, वो इंडियन लिटरेचर पे डिपेंड है। इंडियन लिटरेचर में क्या है कि संस्कृत, अपभ्रंश और प्राकृत। आप जो है देखोगे इस लैंग्वेज और साथ ही इसके साथ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के साथ भी ये कोर्स की नई शुरुआत की गई है। बेसिकली क्या है कि आप देखोगे इस लैंग्वेजेस में आपको महाभारत और रामायण और जो अपने एपिक्स कह सकते हो कि जो किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, उनकी पढ़ाइयाँ होंगी। और लास्ट का जो कोर्स है इसके बाद आप देखोगे कि द सोर्सेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर सेट द फोकस ऑफ द कोर्सेज इज टू ब्रिंग ह्यूमैनिटीज़ टू फोर विद अ फोकस ऑफ इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशंस and Hinduism which is not being taught presently at the university where the focus is competitive job market। तो वही बात है दोस्तों कि आज के इस कोर्स की नई मुहिम को शुरुआत करने की बेसिकली जो योजना इसलिए बनाई गई है कि आज के इस कम्पिटिटिव जॉब मार्केट में आज की जो युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, अपनी पुरानी चीज़ों से अभी भी वंचित है। तो ये जो नया कह सकते हो एक प्लान इम्प्लीमेंट किया गया है, जो नए कोर्स का लॉन्च किया गया है, तो ये इसीलिए है कि आज की पीढ़ी थोड़ा सा ये सारी चीज़ों के बारे में जाने, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए आगे की देखते हैं बात। अब दोस्तों हम अपने एडिटोरियल सेक्शंस को देखेंगे। आज बेसिकली क्या है दोस्तों कि मैं यहाँ पे आपके साथ 3 एडिटोरियल डिस्कस करूँगा। पहला एडिटोरियल जो होगा वो छोटा सा है, डेथ इन पोर्चुगल, और दूसरा जो एडिटोरियल होगा दोस्तों वो मिसडायरेक्टेड डिबेट पे होगा। मिसडायरेक्टेड डिबेट इन द सेंस आप देखोगे कि जो करंट टाइम में जो फ्रीबीज का मुद्दा है ना, हालांकि दोस्तों मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा सा एक अच्छा थॉट यहाँ पे लिखा है, उसको भी डिस्कस करूँगा इसलिए दोबारा। वरना क्या होता है दोस्तों कि एक बात 2-3 बार से ज़्यादा करने में फिर मज़ा नहीं आता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट 1-2 थॉट हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, तो इसलिए दोबारा इसको देखेंगे। और बाकी जो करंट टाइम में जो जीडीपी का जो नया लेवल आया है, जो बताना है कि हमारी डेवलपमेंट रेट ये चल रही है, अभी वो देखिए दोस्तों 2-3 दिन रहेगा, ठीक है। आज उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अगर कल परसों वो फिर आता है, जैसे मैंने ईदगाह वाला बात छोड़ी थी, कल वो आया तो मैंने उसको डिस्कस किया, तो अगर दोबारा ये आता है ना कल परसों भर में, तो देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और साथ ही एक
हाँ दोस्तों, यही बात थी। आज आइडियाज़ एक्सप्लेन में अपने पास कुछ है नहीं। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं द डेथ इन पोर्चुगल। अब ये दोस्तों, कल भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था और आप लोगों ने भी सुन लिया होगा कि इंडिया की एक 34 साल की वुमेन है जो कि बेसिकली प्रेग्नेंट थी। उनकी क्या होती है कि पोर्चुगल में डेथ हो जाती है। अब पोर्चुगल में डेथ होने का कारण क्या था, मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले उनको इस अस्पताल में लेके गया जहाँ उनको शॉर्ट ब्रीथिंग की प्रॉब्लम थी। उसके बाद क्या होता है, शॉर्ट ब्रीथिंग के बाद उनको जो होता है, पहले फ्रांसिस हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसके बाद लेस्बियन हॉस्पिटल में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ उनकी डेथ हो जाती है बेड की कमी की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे कि इस कंडीशन के बाद क्या होता है कि वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर रहते हैं मार्टा टिमोडो, वो बेसिकली इस्तीफ़ा दे देते हैं। अब दोस्तों, वो बहुत देर तक शांत थे। अब इसके बाद क्या है कि मार्टा टिमोडो के कुछ यहाँ पे बातें हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा क्रिटिसाइजिंग है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बातें हैं। आप देखोगे कि मार्टा टिमोडो जो है, इनके बारे में लिखा है कि मार्टा टिमोडो बेसिकली जो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उनकी जो वीकेंड ऑफ पॉलिसी थी ना, वही इनके लिए बैकफायर हो गया। बैकफायर इन द सेंस, समर वेकेशन के चलते जो स्टाफ था, मेडिकल स्टाफ, उसमें शॉर्टेज हो गई। यही कारण है कि एविडेंटली हुआ कि वो टूरिस्ट जो थी, इंडियन टूरिस्ट थी, उसकी डेथ हो गई। तो ये जो यहाँ पे बात लिखी है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। बिकॉज द वीकेंड ऑफ द डे पॉलिसी वाज अ फोर्सिंग वुमेन टू मेक द रिस्की ट्रिप्स टू हेल्थ केयर फैसिलिटी सिचुएटेड फ्रॉम देयर होम। बात तो सही है दोस्तों, ये जो वीकेंड ऑफ पॉलिसी है, इसके तहत वुमेन को जो है रिस्की ट्रिप्स तो करना ही पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, आपके पास के अस्पताल में अगर डॉक्टर है नहीं तो उसको दूर जाना पड़ेगा। अब पहले के समय तो यही होता था ना, गाँव में तो हॉस्पिटल होते नहीं थे, लोग शहर जाते थे 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर, कभी-कभी तो 100-100 किलोमीटर दूर, शहर दूर था। तो उस बीच कुछ भी हो जाता था, जैसे आपने वो मांझी वाली मूवी नहीं देखी है, तो वही वाली कंडीशन है दोस्तों। तो यही यहाँ पे बात है, क्रिटिक्स है कि ये समर वेकेशन के चलते स्टाफ का शॉर्टेज भी हो गया, और साथ ही आप देखोगे कि वीकेंड ऑफ पॉलिसी जो थी वही इनके लिए बैकफायर हो गई। तो अब दोस्तों, ये अपनी बातों को प्रोटेक्ट करते हुए ये बहुत सी बातें लिखते हैं कि क्या कोविड के टाइम में गवर्नमेंट नाकाम नहीं थी, या बड़े बड़े देश जिनकी अच्छी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, क्या वो कोविड के पैंडमिक के समय नाकामी नहीं हुए? तो क्या उनकी डेथ जो थी वो उतना बड़ा इशू नहीं था, वो उतनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी? तो यही बात पे थोड़ा सा मतलब अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए इन्होंने एक तो क्रिटिक्स करते हुए ये बातें कही हैं, कोविड के इम्पैक्ट को याद दिलाया कि उस टाइम क्या कंडीशन थी कि लोग मर रहे थे। तब भी तो बड़े बड़े ऐसे कंट्रीज़ थी जिनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, तब भी तो लोग मर रहे थे। तो वही वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पे बात लिखी है। अब दोस्तों, ये जो छोटा सा बात था, लिखा है कि इन यूरोप दैट सीम्स टू बी क्लोजिंग इट ऑन यू इटसेल्फ एंड टर्निंग इनवर्ड लुकिंग, कि यूरोप खुद अपने अंदर झांक के देखे कि किस तरीके से उसके कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, वो जो आउटसाइडर होते हैं, जैसे इंडियन टूरिस्ट हैं, किस तरीके से उनको बेइज्जत करते हैं। अब बात तो सही है दोस्तों कि आप देखोगे अक्सर न्यूज़ सोशल मीडिया पे आता ही रहता है कि किस तरीके से इंडियंस को वहाँ पे जो है जलील किया जा रहा है। तो हेल्थ मिनिस्टर ने यही जो है रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है दोस्तों, अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए। तो यहाँ पे था जब बात, वो मैंने बता दिया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों, ये यहाँ फ्रीबीज़ वाली बात पे है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। द मिसडायरेक्टेड डिबेट, ये एडिटोरियल क्या है बेसिकली जो है दोस्तों, नेहा शाह और अतमन शाह ने लिखा है। नेहा शाह और अतमन शाह बेसिकली जो हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं एलजी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट स्टडीज़ के, जो कि अहमदाबाद में है। आप देखोगे, और ये जो अतमन शाह है, ये सेंट जेवियर्स कॉलेज के हैं अहमदाबाद में। आप देखोगे दोस्तों कि ये दोनों की मतलब एक दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि ऐसा क्या अकाउंटेबिलिटी आई कि 75 साल बाद भी आज हमको फ्रीबीज़ देना पड़ रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को सब्सिडाइज लैंड दे देती है, उनके बड़े बड़े लोन्स को माफ़ कर देती है। उसी जगह जो गरीब है, आप देखोगे दिन पे दिन ज़मीन का रेट बढ़ता जा रहा है, आसमान छू रहा है। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि वही गरीब है जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक डेटा दिया है कि द रियल वेजेस रेट फॉर द रूरल एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड द नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 1.82% एंड 0.94% एनुअली। तो यही वाली बात है कि जो डेली वेजेस वर्कर हैं, रूरल रेट के वर्कर, वो जो है 1.82% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। उनकी जो है क्या बोलते हैं, मजदूरी बढ़ रही है, और नॉन एग्रीकल्चर वर्कर की 1% से भी कम बढ़ रही है। और उसी तरीके से ये जो हैं इंडस्ट्रीज धीरे धीरे कैसे सब्सिडीज़ का फ़ायदा भरते हुए अपनी भी जेबें भर रहे हैं। आप देखोगे कि ये जो छोटी सी बात है कि ये लोगों की जो मानसिकता है कि गवर्नमेंट जो है टैक्स से ये फ्रीबीज़ देती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने ये बात लिखी है कि गवर्नमेंट मोर देन 40% रेवेन्यू जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट होता है। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट स्टडी के स्टूडेंट हैं, दोनों टीचर हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा अंदर डीपली तो जाएंगे ही। तो ये बातें यहाँ पे कही है। और दूसरी बात आप देखोगे दोस्तों कि इन्होंने ये बात कही है कि अगर बेसिक मिल रही है फ्रीबीज़, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी या
फ्री साइकिल या कह सकते हो फ्री एजुकेशन, फ्री टैबलेट, तो उसके तहत वो अपनी सोशल लाइफ को इम्प्रूव ही कर रहा है। भाई टैबलेट मिल रहा है तो वो एजुकेशन फ्री, हेल्थ सब्सिडी मिल रही है, तो ये गवर्नमेंट की बेसिक ज़रूरत, गवर्नमेंट का ये मतलब एक कह सकते हो कि करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो आप इस चीज़ों को फ्रीबीज़ के दायरे में मत लाओ कि ये हमने फ्रीबीज़ दिया, ये गवर्नमेंट का धर्म है करना, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए, विकास के लिए। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे बात थी। ये अच्छा पॉइंट था कि मजदूरी का रेट दिन पे दिन उस हिसाब से नहीं बढ़ा जिस हिसाब से ज़मीन का रेट बढ़ रहा। आप ये दोनों बीच के अंतर को कम करिए, तब फ्रीबीज़ को ख़त्म करिए। और भी दोस्तों यहाँ पे लिखा है, दे आर द स्ट्रेट क्वेश्चंस बट देयर सॉल्यूशंस आर फाइन टू थिंक। What we need to ask for all the political parties is a comment to reconstructing the economy in a way that we can generate more employment opportunity and ensure the decent income और all। तो वही वाली बात है दोस्तों कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्होंने क्लेमिंग करते हुए बात किया कि हम एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट रेट जनरेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है लोग फ्री क्यों लेंगे। अगर मान के चलिए कि धीरे धीरे फ्रीबीज़ क्यों बांटी जाती है, फ्रीबीज़ तो इस हिसाब से नहीं बांटी जाती ना दोस्तों कि रिच क्लास के लिए। जब सरकार आती है तो वो यही कहती है ना कि हम गरीबों को फ्री में अनाज देंगे, बिजली देंगे, शिक्षा देंगे, अस्पताल देंगे। रिच क्लास की तो बात नहीं करती ना। तो अगर यही जो पुअर क्लास के बैकग्राउंड के लोग हैं, अगर यही एम्प्लॉयमेंट रेट इनका अच्छा होगा तो क्यों ये सारी चीज़ों की वापस से नौबत आए। ठीक है दोस्तों, तो यही सब था इस एडिटोरियल में। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों, मुझे अच्छे लगे तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हों। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। हैव अ नाइस डे।